तो हम लोग एसएचएम में अगला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। इसका हेडिंग लिखिए, पेंडुलम ऑफ लार्ज लेंथ बट स्मॉल एम्पलीट्यूड। सिंपल पेंडुलम जिसका लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो लेकिन एम्पलीट्यूड कम हो। वैसे तो सिंपल पेंडुलम जो है वो एसएचएम तभी करेगा जब एम्पलीट्यूड कम हो। एम्पलीट्यूड का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हम लोग देते हैं वो कम हो। तो ये अर्थ है, इस अर्थ का रेडियस कैपिटल आर माने है और ये एक सिंपल पेंडुलम है जिसका लेंथ एल है। ये सिंपल पेंडुलम का जो लेंथ है वो अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में है। अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, तो उसके कंपैरिजन में कहने का मतलब कि उसी के आसपास अगर इसका लेंथ है या उससे ज़्यादा या उससे कम, मतलब जो रेंज है वो 6400 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेट है, तो आप कह सकते हैं कि इसका लार्ज लेंथ है। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा ये निकालना। तो आप क्या करिए, इस पोजीशन से इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दीजिए। ये लीजिए, डिस्प्लेस कर दिए। ये एंगल बहुत कम है, दिस एंगल इज वेरी स्मॉल। ये थीटा है एंड दिस थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा अगर स्मॉल है तो इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं। ऐसे हम लोग सिंपल पेंडुलम को कन्वर्ट करके पढ़े थे कि भाई अगर थीटा स्मॉल है तो यहाँ से यहाँ तक ये सर्कल है और ये सर्कल को आप स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं। तो इस पोजीशन पर इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, ये क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किए हैं। तो इस पर फोर्स लगेगा टेंशन इधर के तरफ, और इसका वेट mg नीचे के तरफ नहीं। इससे पहले जो हम लोग सॉल्व किए थे उसमें वेट mg को नीचे के तरफ लिखे थे। यहाँ पर नीचे के तरफ आप नहीं लिखेंगे क्योंकि अर्थ को हम लोग जब कंसीडर कर चुके हैं तो उसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखना सही नहीं है। इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, सेंटर के तरफ mg का डायरेक्शन ये होगा। इस वाले एंगल को कुछ मान लेते हैं, सपोज करो दिस एंगल इज अल्फा। अब यहाँ से यहाँ तक इसको जो लाए हैं ये डिस्प्लेसमेंट को x मान लेते हैं। तो ये एंगुलर एसएचएम में ऑसिलेट करेगा। एंगुलर एसएचएम को लीनियर एसएचएम में कन्वर्ट करना शुरू में सिखाए थे। तो ये जब यहाँ से यहाँ आया है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है x, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है थीटा। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट अगर x है तो इस डायरेक्शन में जिधर डिस्प्लेस किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो इस t का कंपोनेंट इधर लीजिए और mg का कंपोनेंट इधर लीजिए, बोलिए क्या होगा। तो ये थीटा है, ये इसको वर्टिकल ऐसे कर दें, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। इस t का इधर कंपोनेंट होगा t cos थीटा और इधर कंपोनेंट होगा t sin थीटा। वैसे ही mg, ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा हो गया। mg का इधर कंपोनेंट होगा mg cos अल्फ़ा और इधर कंपोनेंट होगा mg sin अल्फ़ा। तो नेट फोर्स इधर के तरफ हो गया t sin थीटा प्लस mg sin अल्फ़ा। तो इधर के तरफ कितना होगा, चूँकि डिस्प्लेस आप इधर x किए हैं तो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो नेट इसका नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल का इधर के तरफ एक्सेलरेशन a माने हैं, इस डायरेक्शन में x से डिस्प्लेस किए हैं। अब यहाँ पर देखो, चूँकि यहाँ से यहाँ तक इसको अगर हॉरिजॉन्टल हम माने तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्स बैलेंस रहेगा। तो वर्टिकल में फोर्स को बैलेंस कर दीजिए तो t cos थीटा इज इक्वल टू mg cos अल्फा। और चूंकि थीटा कम है, अगर थीटा कम है तो अल्फा भी कम होगा। इसको जब कम डिस्प्लेस करेंगे तो ये एंगल भी कम होगा। तो थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा इज टेंडिंग टू 0। या थीटा और अल्फा दोनों कम है, थीटा एंड अल्फा इज स्मॉल
इसका मतलब थीटा एंड अल्फा विल टेंड टू 0। ये दोनों अगर 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो टी किसके बराबर, mg के बराबर। तो यहाँ पर mg अगर लिख दो, mg और ब्रैकेट में हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू ma, m से m कैंसिल, माइनस जी साइन थीटा, थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा को केवल थीटा लिखेंगे और साइन अल्फा को केवल अल्फा लिखेंगे, तो थीटा प्लस अल्फा, और थीटा को टेन थीटा लिखेंगे। टेन थीटा कितने के बराबर, दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस x बाई एल, और टेन अल्फा, अल्फा कितने के बराबर, x बाई आर। एक्सेलरेशन हो गया माइनस जी 1 बाई एल प्लस 1 बाई आर इंटू एक्स। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट अपोजिटली डायरेक्टेड, ये टर्म हो गया ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा हो जाएगा जी 1 बाई एल प्लस 1 बाई आर का अंडर रूट, और टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा जी 1 बाई एल प्लस 1 बाई आर का अंडर रूट। ये इसका आंसर हो गया। अब देखो, अगर ये जो सिंपल पेंडुलम है इसका लेंथ टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है मेडिकल के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इन्फिनिटली लॉन्ग सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है। तो आंसर है 84.6 मिनट। आंसर कितना है, 84.6 मिनट। कैसे, अगर इसका लेंथ इन्फिनिटी हो जाए, अब यहाँ पर रख रहे हैं पहला पॉइंट, एल टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एल अगर इन्फिनिटी हो जाए तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई आर बाई जी अंडर रूट। एल इन्फिनिटी कर दो तो जी बाई आर का अंडर रूट तो हो जाएगा आर बाई जी अंडर रूट। आर है अर्थ का रेडियस और जी तो आपको पता है ही, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 2 पाई आर, आर कितना होता है 6400 किलोमीटर, किलो मीन्स 10⁻³ डिवाइडेड बाय जी का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 10 होता है। एक शून्य से एक शून्य को कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 पाई, ये 10 का पावर 4 हो गया और 64 का अंडर रूट 8 हो जाएगा, तो दिस इज 800। इतना सेकेंड आया, इसको मिनट में कन्वर्ट करो, 84.6 मिनट। तो इन्फिनिटली लॉन्ग सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 84.6 मिनट। लेकिन इसी में आप दूसरा पॉइंट भी नोट करके लिख सकते हैं। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए, इसको मिटाएंगे, इसको पहले नोट करो। इसी में दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये जो सिंपल पेंडुलम है इसका लेंथ अर्थ के रेडियस के बराबर हो जाए, सिंपल पेंडुलम का लेंथ अर्थ के रेडियस के बराबर हो जाए, तब टाइम पीरियड कितना होगा, एल के जगह पर आर कर दीजिए, 2 पाई, यहाँ 1 बाई आर 1 बाई आर 2 बाई आर, तो आर बाई 2g का अंडर रूट। इसको लिख सकते हैं 1 बाई रूट 2 इंटू 2 पाई आर बाई जी का अंडर रूट। और ये जो टर्म है इसका कैलकुलेशन तो आपको याद है, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसका यूज कई जगह आएगा। बहुत सारा क्वेश्चन है जिसका आंसर 84 मिनट, वैसे 84.6 को हम लोग केवल 84 मिनट भी अप्रॉक्सीमेटली कहते हैं, तो ये 84.6 मिनट है।
सो दिस इज 84.6 बाय √2। ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर के आसपास आता है, एग्जैक्टली 59.2 मिनट। तो अगर एक सिंपल पेंडुलम जिसका लेंथ अर्थ के रेडियस के बराबर हो जाए तो उसका टाइम इतना होगा। बाकी अभी लेक्चर्स कुछ दिन से थोड़ा सा स्लो जा रहा था क्योंकि पिछले 4-5 दिन से तबीयत बहुत ख़राब था। आज अच्छा फील कर रहे हैं, इसलिए सुबह अभी देखो टाइम जो है वो 4 साढ़े 4 हो रहा है। आज फीलिंग अच्छा है, बेटर है प्रीवियसली पहले से। और अभी जो है आज के सिचुएशन में थोड़ा सा माहौल भी गर्म है, कुछ भी हो जाए तो लोग सोचता है कि वही बात हो गया। सबके साथ है, हालांकि हमारे साथ तो कुछ वैसा सिम्टम दिख भी रहा था। तो वैसा सिम्टम अगर आप लोगों को भी दिखे तो घबराना नहीं है। हम अपना सिम्टम के बारे में आपको बताएं कि आज से 5-6 दिन पहले ऑफिस से आए और उसके बाद खांसी शुरू हो गया। और खांसी वैसा वाला सूखा वाला जो खांसी होता है, तो खांसी शुरू हो गया तो रात भर रहा खांसी। तो फिर तो गर्म पानी पीना शुरू किए, रात ही में 2-3 बार गर्म पानी पिए। उसके बाद सुबह जब उठे तो मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले तो चला ही नहीं जा रहा है, बड़ा दिक्कत हुआ भाई। फिर उधर से लौट करके आए तो फिर देखे फीवर आ गया। तो फीवर और खांसी साथ में आने का मतलब ही है कि कोई लोग भी डर जाएगा। हालांकि डरने से काम नहीं चलता है, ज़िंदगी में डर डर करके ज़िंदगी नहीं चलता है, उसको फेस करना पड़ता है। तो हम जो है दिन में 5 बार गर्म पानी, बिल्कुल हॉट वाटर, 5-6 बार गर्म पानी और 5-6 बार वो इनहेल जो भाप लेते हैं, उसमें अलग अलग चीज़ डाल करके, कभी उसमें अजवाइन डाल करके, कभी कोई दूसरा चीज़ जो भी यूज होता है, जो काढ़ा बनाने में हम लोग यूज करते हैं, तो उसको डाल करके फिर भाप लिए। और भाप लेने से बड़ा अच्छा लग रहा था और खांसी तुरंत रुक जा रहा था। तो 2-3 दिन लगातार उसको किए, लगातार मतलब हर 5-10 मिनट पर पानी पीना और भाप लेना। इसके बाद फीवर फिर भी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ जा रहा था। हालांकि खांसी 2 दिन में रुक गया, 2 दिन बाद फिर ऑलमोस्ट बंद हो गया। एक दिन तो पूरा रात भर होता रहा। लेकिन जो भी था, सिचुएशन जैसा भी था, लेकिन हम मेंटली स्ट्रांग थे, डर नहीं रहे थे। और डरने से काम चलता भी नहीं है, ज़िंदगी में डरने से काम नहीं चलता है, उसको फेस करना पड़ता है। तो धीरे 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 अब जो है ठीक है, अभी टेम्परेचर भी नहीं है, खांसी तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। तो फिर हम सोचे कि एक बार टेस्ट करवा लेते हैं। बाकी लोगों से पूछे ऑफिस में तो बोले कि कोई फ़ायदा नहीं है। टेस्ट करवाने का मतलब है कि आप अपने आप को जान करके बीमार करिए, क्योंकि आप जहाँ टेस्ट करवाने जाइएगा वहाँ पर लंबा लाइन लगा है। और टेस्ट अगर पॉजिटिव आया तो फिर जहाँ आप रहिएगा वहाँ बाकी सब बीमार लोग रह रहा है, तो और बीमार होना है। जब ठीक हो ही गया तो फिर तो उसमें हो जो भी, ऐसा हम नहीं कहते एग्जैक्टली कि कोरोना ही होगा, लेकिन जो भी हो, वायरल भी हो सकता है, लेकिन वो ख़त्म हो गया। लेकिन अब दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमारे घर में 2-3 लोग हैं, उन लोगों को भी फीवर लग रहा है। हम लोग कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना है, गर्म पानी पियो, भाप लो, इनहेल करो, खुश रहो। कुछ नहीं है, ये सब सर्दी खांसी है, ठीक हो जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ आप लोगों को भी लगे तो सबसे पहला ठंडा पानी बिल्कुल छोड़ दो, वो बहुत ज़रूरी है। ठंडा पानी नहीं पियो, गर्म पानी बिल्कुल पियो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल करके तब धीरे धीरे सिप करके पीजिए, क्योंकि अभी मौसम भी वैसा है वायरल वाला। और दवा लेने से परहेज़ करिए। वो जो दवा है जैसे एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक हम तो ले लिए थे, उसको लेने के बाद तो और ज़्यादा कमज़ोरी हो जाता है। अगर कम टेम्परेचर है तो ज़रूरत नहीं है, अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो
फिर पैरासीटामोल ले सकते हैं। लेकिन पैरासीटामोल लीजिए तो वो भी दिखा करके, डॉक्टर से ही पूछ करके कि भाई कितना का डोज लेना है। ओवर डोज हो जाए या कम हो जाए तो वो ठीक नहीं है, तो वो दिखा करके ही लेना चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं इसमें। तो अगला हेडिंग लिख लीजिए, सिंपल पेंडुलम इन लिक्विड। ये सिंपल पेंडुलम है, एक लिक्विड में रखा है जिसका डेंसिटी रो है, और सिंपल पेंडुलम जिस मटेरियल का बना है उसका डेंसिटी सिग्मा है। सिंपल पेंडुलम जिस मटेरियल का बना है, आयरन, कॉपर, किसी भी चीज़ का बना होगा, तो उसका डेंसिटी क्या है? सिग्मा है। सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम बॉब, और रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब इसका हम लोगों को टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दीजिए। उस डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर कितना टॉर्क लगता है, रीस्टोरिंग टॉर्क, उसको निकाल लीजिए, आई अल्फा से इक्वेट कर दीजिए। ये तो पहले बताए थे। अब हम आपको इसके बाद बताए थे कि देखो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर टेंशन निकाल लो और उसको m से डिवाइड कर दो, तो इसको हम लोग कहते हैं जी इफेक्टिव। तो यही पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन का है, क्योंकि नेट फोर्स यहीं पर जीरो है। नेट टॉर्क इसके अबाउट निकालेंगे तो यहीं जीरो होगा। कौन कौन सा फोर्स लगेगा? mg नीचे लगेगा, टेंशन ऊपर लगेगा, इसको TE लिख रहे हैं, टेंशन एट इक्विलिब्रियम, और बायंसी फोर्स ऊपर लगेगा, बायंसी फोर्स FB। यही तीन फोर्स लग रहा है। टेंशन एट इक्विलिब्रियम निकालिए। टेंशन एट इक्विलिब्रियम होगा mg माइनस FB। mg, m इसका मास होगा, इसका वॉल्यूम इनटू इसका डेंसिटी। ये जो बॉब है, इस बॉब का वॉल्यूम सपोज करो V है और इसका डेंसिटी सिग्मा है, तो ये मास हो गया इनटू G माइनस FB। क्या होता है? बायंट फोर्स। दिस इज वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। FB क्या होता है? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट। कितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है? तो जितना इसका वॉल्यूम है, अपने वॉल्यूम के बराबर फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि कंप्लीटली इमर्स्ड है इसमें। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड V हो गया, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रो है, तो ये हो गया मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास, ये डेंसिटी किसका है? फ्लूइड का, तो मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इनटू G, ये हो गया वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो ये हो गया टेंशन। टेंशन एट इक्विलिब्रियम बाय मास, V रो G माइनस V सिग्मा G माइनस V रो G डिवाइडेड बाय मास। इसका मास, इसका मास, इसका वॉल्यूम इनटू इसका डेंसिटी। अब इसमें V तो दोनों तरफ उड़ा दीजिए और G को बाहर ले लीजिए, तो हो जाएगा सिग्मा माइनस रो बाय सिग्मा। ये हो जाएगा G इफेक्टिव। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? यहां लिख देते हैं टाइम पीरियड। टू पाई L बाई G इफेक्टिव के जगह ये लिख दीजिए G सिग्मा माइनस रो और ऊपर सिग्मा का अंडर रूट। ये आंसर हो जाएगा। तो हम लोग अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम को कंपाउंड पेंडुलम भी कहते हैं।
कंपाउंड पेंडुलम का मतलब कोई भी बॉडी किसी भी शेप का, जैसे ये फिजिकल पेंडुलम हो सकता है, दिस इज अ फिजिकल पेंडुलम। इसको आप यहाँ पर ऐसे करके कांटी गाड़ दीजिए, कांटी समझते हो ना, नेल, और इसको आप यहाँ से ऐसे डिस्प्लेस कर दीजिए थोड़ा सा, तो ये ऑसिलेट करेगा। तो कोई भी रिजिड बॉडी किसी भी शेप का, इसका ये एक्सिस है, इसके अबाउट ये ऑसिलेट कर सकता है, और ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास है। एक्सिस एंड सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस सपोज x है, इसको हम लोग फिजिकल पेंडुलम कहेंगे। इसका टाइम पीरियड निकालना है, तो आप क्या करिए, इस पोजीशन से इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दीजिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप देंगे क्योंकि एक्सिस फिक्स्ड है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन अब सपोज करो ऐसे हो गया, ये वाला सेंटर ऑफ मास जो था वो सपोज यहाँ चला आया। ये जो बॉडी है, ये बॉडी अब इस पोजीशन पर चला आया, ये सेंटर ऑफ मास है। इसको हम इस पूरे बॉडी को अगर दिखाएं तो ये ऐसे दिखेगा, इस पोजीशन पे चला आया। अब अभी इस पर कौन कौन सा फोर्सेज लग रहा है उसको लिख लीजिए। ये जो रेड से दिखाएं, इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, तो कहोगे सर इसका वेट mg नीचे लगेगा, और कौन सा फोर्स लगेगा, ये जो एक्सिस है, क्योंकि हम इस रिजिड बॉडी का FBD बना रहे हैं, तो ये रिजिड बॉडी कहाँ पर कनेक्टेड है, एक्सिस पर। ये एक्सिस इस रिजिड बॉडी पर फोर्स लगाएगा। ये आपको बताए थे लॉज ऑफ मोशन में कि एक्सिस या रोटेशन में भी इसका यूज किए हैं कि एक्सिस जो है वो इस पर फोर्स किधर लगाएगा, तो कहोगे एक कंपोनेंट से इधर ले लीजिए Fx, एक कंपोनेंट इधर ले लीजिए Fy, और एक कंपोनेंट इधर ले लीजिए Fz। तो Fz का वैल्यू तो 0 होगा क्योंकि ये इस प्लेन में ऑसिलेट करेगा, तो इस डायरेक्शन में तो इसका मोशन है नहीं, एक्सेलरेशन होगा नहीं, तो इधर की तरफ नेट फोर्स 0 है। तो एक्सिस के कारण फोर्स का दो कंपोनेंट आप लेंगे, Fx एंड Fy। अगर Fz लेना चाहते हैं तो Fz भी ले लीजिए, लेट दिस इज Fz। तो एक्सिस ये फोर्स लगाएगा, तीनों डायरेक्शन में लिख लिए, और इसका वेट mg लगेगा। अब आप यहां से यहां लाए हैं तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा है। अब बस लिख दीजिए इक्वेशन, जिधर आप डिस्प्लेस किए हैं उसी डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मान लीजिए। अब टॉर्क लिखिए, ये Fx, Fy और Fz के कारण तो टॉर्क 0 होगा। ये जो mg है उसके कारण टॉर्क कितना होगा, mg के कारण टॉर्क कितना होगा, mg के कारण इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका ये कितना है, ये x है, तो ये होगा x साइन थीटा। तो mg का लाइन ये है और इस एक्सिस से डिस्टेंस है x साइन थीटा, तो टॉर्क हो गया mg इंटू x साइन थीटा। और डायरेक्शन किधर होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आपको एंटी क्लॉकवाइज में लिखना है क्योंकि अल्फा एंटी क्लॉकवाइज पे लिए हैं, तो माइनस इज इक्वल टू आई अल्फा। अब चूंकि SHM जो होता है वो तो स्मॉल एंगल के लिए ही होता है, तो आई इंटू दिस नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो अल्फा हो जाएगा माइनस mg(x) बटा आई इंटू थीटा। साइन थीटा को थीटा लिख दिए। एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपोजिटली डायरेक्टेड, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा होगा mg(x) बाई आई का अंडर रूट, टाइम पीरियड होगा 2 पाई आई बाई mg(x) का अंडर रूट। अब ये जो फिजिकल पेंडुलम है इसका सबसे सिंपलेस्ट केस को सिंपल पेंडुलम कहते हैं। सबसे सिंपलेस्ट केस क्या होगा, ये देखो नोट करके लिख रहे हैं आप। पहला पॉइंट, ये फिजिकल पेंडुलम के जगह पर सिंपल पेंडुलम अगर कर दें तो सिंपल पेंडुलम में क्या होता है कि एक पॉइंट मास होता है और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से ये पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास तो यही होगा।
ये जो पॉइंट मास है यही इसका सेंटर ऑफ मास है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग एल लिए थे। तो अगर इस सिचुएशन को इसमें कन्वर्ट करें तो यहाँ पर एक्स लिए हैं। एक्स क्या है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस। इसका मतलब एक्स के जगह पर क्या लिख दें? एल लिख दें। और आई कितना होगा? आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका पॉइंट मास का कितना होता है? एम एल स्क्वायर। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई आई के जगह पर एम एल स्क्वायर बाई एम जी, एक्स के जगह पर एल, एम से एम, एल से एल कैंसिल, तो 2 पाई एल बाई जी अंडर रूट। तो ये जो कंपाउंड पेंडुलम है उसी का स्पेशल केस है ये सिंपल पेंडुलम। अब इसके बाद अगले पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसको आप पहले लिख लें कृपया। लिखने के बाद दूसरे पॉइंट पर आते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट आपको समझा रहे हैं कि ये जो सिंपल पेंडुलम है, यहाँ पर आइए, ये टाइम पीरियड लिखे थे ना, कहाँ था? अच्छा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कितना आया था? 2 पाई आई बाई एम जी एक्स का अंडर रूट। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ये जो सिस्टम है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, ये है आई, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम एक्स स्क्वायर। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। आई जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसके अबाउट। क्या हम इसको लिख सकते हैं? आई को आई सी एम प्लस एम एक्स स्क्वायर, एम इंटू एक्स स्क्वायर, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्स है, बाई एम जी एक्स। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? आई सी एम होता है एम के स्क्वायर, याद करो, आई सी एम, ये देखो इसको कहते हैं आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एक्स स्क्वायर। इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहते हैं, याद करो, ये हम लोग पढ़े थे रोटेशन में। और आई सी एम ये होता है एम के स्क्वायर, जहाँ पर के को रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। के को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन, प्लस एम एक्स स्क्वायर बाई एम जी एक्स। एम को तोड़ा ही दीजिए, तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई के स्क्वायर बाई एक्स प्लस एक्स बाई जी अंडर रूट। के स्क्वायर बाई एक्स प्लस एक्स बाई जी अंडर रूट। ये जो टर्म है, ये टर्म के स्क्वायर बाई एक्स इंटू एक्स, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम का मतलब ये जो फिजिकल पेंडुलम है, इस फिजिकल पेंडुलम को हटा करके एक सिंपल पेंडुलम यूज करें, एक सिंपल पेंडुलम यूज करें तो उसका लेंथ क्या होना चाहिए? तो इस फिजिकल पेंडुलम को हटा करके इसके जगह पर अगर हम एक सिंपल पेंडुलम यूज करते हैं जो कि इसका इक्विवेलेंट है, तो इसका लेंथ क्या होना चाहिए? इसका लेंथ हम एल इक्विवेलेंट मान लेते हैं, और इसका मास उतना ही है जितना इसका मास होगा। मतलब ये जो रिजिड बॉडी जितने मास का है उतने ही मास का अगर एक पॉइंट मास ले लें तो स्ट्रिंग का लेंथ क्या हो जिससे कि इसका और इसका टाइम पीरियड सेम हो जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो इसको आप इससे इक्वेट कर दीजिए। एक सिंपल पेंडुलम का कितना होता है? 2 पाई एल इक्विवेलेंट बाई जी अंडर रूट। तो एल इक्विवेलेंट हो जाएगा के स्क्वायर बाई एक्स प्लस एक्स। ये इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम कहलाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में तुमसे पूछा जाएगा कि कोई भी एक सिचुएशन आपको दे दें, कोई रिजिड बॉडी दे दें और पूछें कि इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होगा, तो आप उसका टाइम पीरियड निकाल लीजिए, इससे इक्वेट कर दीजिए, एल इक्विवेलेंट कितना है वो पता कर लीजिए। इसके बाद इसी का अगला पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट पर हमारे हैं, थर्ड पॉइंट पर आ जाइए। इसी का तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो टाइम पीरियड है वो तो एक्स के साथ चेंज कर रहा है। जैसे ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है और ये सेंटर ऑफ मास है, इसके बीच का डिस्टेंस एक्स है। जैसे जैसे एक्स चेंज करेगा, मतलब
पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहाँ है, फिर यहाँ कर दें, फिर यहाँ कर दें, फिर यहाँ कर दें, ये जैसे बॉडी है और इस बॉडी को इसके अबाउट सस्पेंड करें तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अलग होगा। लेकिन यहाँ पर अगर कांटी गाड़ दें और फिर इसको ऑसिलेट करें तो टाइम पीरियड अलग होगा। यहाँ 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 जैसे जैसे उसका पोजीशन चेंज करेंगे वैसे वैसे टाइम पीरियड चेंज करेगा। तो एक्स के पोजीशन के चेंज करने से टाइम पीरियड चेंज करता है। टाइम पीरियड और एक्स में ये इक्वेशन है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें टाइम पीरियड एंड एक्स के बीच में, तो इसका जो ग्राफ होगा टाइम पीरियड एंड एक्स के बीच में, ये ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा होगा। टी का वैल्यू 0 तो रख नहीं सकते, क्योंकि टी का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये ग्राफ इन्फिनिटी से शुरू होगा ऐसे, मतलब इस लाइन को इन्फिनिटी पर टच करेगा और x का वैल्यू कहाँ तक आप ले सकते हैं। x का वैल्यू यहाँ से जैसे जैसे आप यहाँ पर लाएंगे, मतलब x का वैल्यू अगर 0 कर देंगे, x का वैल्यू अगर 0 कर दें तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और जैसे जैसे आप x का वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे टाइम पीरियड चेंज होगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टाइम पीरियड मिनिमम होगा, उसके बाद फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ तक जाएगा। तो एक किसी पर्टिकुलर वैल्यू तक जाएगा। जैसे ये जो रॉड है तो इसके अबाउट अगर ये ऑसिलेट करे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो इसका टाइम पीरियड इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी क्यों होगा इस बात को भी आपको समझाएंगे। आप ऐसे समझिए कि जैसे ये रॉड है और बिल्कुल सेंटर में अगर आप नेल कांटी गाड़ दें, ये जैसे डेस्क है और बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर अगर हम कांटी गाड़ देते यहाँ पर, और इसको जब डिस्प्लेस करेंगे ऐसे, तो ये इसी डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर रह जाएगा, ये फिर से वापस नहीं आएगा। अगर कोई जैसे ये एक रिजिड बॉडी है और इसका सेंटर ऑफ मास ये है और इसका एक्सिस भी यही है, एक्सिस एंड सेंटर ऑफ मास दोनों सेम है, ये सेंटर ऑफ मास भी है एंड यही एक्सिस भी है। अब इसको इस पोजीशन से डिस्प्लेस करिए। अगर इस पोजीशन से इसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करें तो इसका पोजीशन देखो ऐसे हो गया। अब इस पर फोर्सेस लिखो तो आप कहोगे सर mg नीचे लगेगा और एक्सिस जो है वो इस पर फोर्स लगाएगा, उसका एक कंपोनेंट इधर ले लेते हैं, एक कंपोनेंट इधर ले लेते हैं, fx हो गया, fy हो गया और इधर fz हो गया। ऐसे ही fvd बनाएंगे। अब इसके अबाउट टॉर्क लिखो। आप इधर डिस्प्लेस किए हो लेकिन क्या कोई रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा? अरे भाई ये mg जो है वो एक्सिस से पास हो रहा है तो उसके कारण टॉर्क 0 होगा ना। अभी ये mg जो है वो एक्सिस से पास नहीं कर रहा है तो इसके कारण टॉर्क होगा। आप इधर डिस्प्लेस किए हैं तो टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन अगर कोइंसाइड कर जाए एक्सिस और mg दोनों तो रिस्टोरिंग टॉर्क नहीं लगेगा, मतलब फिर से वापस नहीं आएगा। इसका मतलब इस बॉडी को अगर आप इस पोजीशन पर डिस्प्लेस किए हैं तो वहीं पर रह जाएगा। तो वहीं पर रह जाएगा का मतलब फिर से वापस नहीं आएगा। तो कितने टाइम बाद आएगा? इन्फिनिट टाइम बाद आएगा। तो x का वैल्यू अगर 0 कर दें तो टाइम इन्फिनिटी हो जाता है। अब जैसे जैसे x का वैल्यू आप बढ़ाएंगे, यहाँ कर दें, यहाँ कर दें, एक पर्टिकुलर x पर टाइम पीरियड मिनिमम होगा। एक पर्टिकुलर x पर टाइम पीरियड क्या होगा? मिनिमम होगा। और टाइम पीरियड मिनिमम कब होगा? जब x का वैल्यू k हो जाए। x का वैल्यू कितना हो जाए? k हो जाए। ये हम प्रूफ करके दिखाएंगे कैसे, लेकिन आपको आगे से याद रखना चाहिए कि जब x का वैल्यू k हो जाए तो यहाँ k अगर कर दें तो k और k कैंसिल हो गया, k प्लस k 2k हो गया। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 पाई 2k बाई g अंडर रूट। अब ये कैसे आया इस बात को आपको समझा देते हैं। मिनिमा और मैक्सिमा तो आप पढ़े ही हैं, तो मिनिमा मैक्सिमा का हम लोग थोड़ा सा यूज कर लेते हैं।
ये देखो, ये इक्वेशन टाइम पीरियड का है, फिजिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड का ये इक्वेशन है। और ये जो टर्म है, ये वाला टर्म, इसको हम y मान लेते हैं। y इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई एक्स प्लस एक्स। अब टाइम पीरियड मिनिमम या मैक्सिमम कब होगा? जब ये वाला टर्म मिनिमम या मैक्सिमम होगा। तो इसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? तो मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये तो कांस्टेंट है 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का 1। अब इसको आप जीरो करिए, तो इसको जब जीरो कर दें तो x कितने के बराबर? प्लस माइनस के। x का वैल्यू माइनस के नहीं हो सकता है, ये फिजिकली गलत है, यानी x का एक ही वैल्यू आएगा k। अब x के वैल्यू k पर फंक्शन मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा? तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ऐसे ही करते हैं ना कि सिंगल डिफरेंशिएशन जीरो करते हैं तो फंक्शन मिनिमम हो सकता है या मैक्सिमम हो सकता है। डबल डिफरेंशिएशन को निकालिए तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2k² बाई एक्स क्यूब। और x का वैल्यू अगर k रख दें तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब x इज इक्वल टू k पर फंक्शन क्या होगा? मिनिमम होगा। इट मीन्स एट x इज इक्वल टू k फंक्शन इज मिनिमम। तो टाइम पीरियड x इज इक्वल टू k पर मिनिमम होगा। अब कितना होगा मिनिमम? तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? सो देख लो, y मिनिमम, x का वैल्यू k रख दो तो k प्लस k 2k, तो t मिनिमम 2 पाई 2k बाई जी अंडर रूट। ये हो गया टी मिनिमम। अब जरा फिर से एक बार देखिए, ये जैसे कोई भी एक फिजिकल पेंडुलम है और इस फिजिकल पेंडुलम को जब आप सेंटर ऑफ मास पर हिंज कर दें, ऐसे नील काटी गाड़ दें और इसको डिस्प्लेस करें तो डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर ही रह जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ से ऊपर जाएंगे, यहाँ पर तो एक पॉइंट आएगा कि इसका टाइम पीरियड ऑफ, आप इसको डिस्प्लेस करोगे तो नहीं रहेगा, फिर ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मिनिमम होगा। उसके बाद फिर से ऊपर जाओगे तो फिर वैल्यू बढ़ने लगेगा। अब जैसे जैसे आप जितना ऊपर जाएं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैल्यू क्या होगा? बढ़ने लगेगा। तो इसका टाइम पीरियड का वैल्यू इंक्रीज करने लगेगा। अब यहाँ पर एक दो पॉइंट है जो कि आपको आगे से याद रखना है कि मिनिमम टाइम पीरियड कब होता है? x इज इक्वल टू k पर। मिनिमम टाइम पीरियड कब होता है फिजिकल पेंडुलम का? x इज इक्वल टू k पर। और कितना होता है? तो 2 पाई 2k बाई जी अंडर रूट। इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होगा जब टाइम पीरियड मिनिमम है? इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होगा जब टाइम पीरियड मिनिमम है? तो भाई जब टाइम पीरियड मिनिमम है तो 2 पाई एल बाई जी होता है ना जी, तो एल कितने के बराबर? 2k के बराबर। तो टाइम पीरियड जब मिनिमम है तो इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम 2k होगा। तो ये पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। बात तो सब आपको समझ आ ही गया होगा हमारे समझ से। अच्छा हाँ, एक पॉइंट ये समझाना था कि x इज इक्वल टू माइनस के क्यों नहीं होगा? x इज इक्वल टू माइनस के क्यों नहीं होगा, ये बात समझा रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन पॉसिबल है स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट। बोलो, सिंपल हार्मोनिक मोशन पॉसिबल है स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट। स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? जैसे ये एक रॉड है और इस पॉइंट के अबाउट सपोज करो ये हिंज्ड है, तो इसको जब आप डिस्प्लेस किए हैं तो फिर से ये अपने आप वापिस आएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करें और वो फिर से वापिस आ जाए तब उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि यही रॉड है
और इसके अबाउट हिंज्ड है, ऐसे। ऐसा हो सकता है ना कि एक रॉड ऐसे लें और कांटी यहाँ पर गाड़ दें और बिल्कुल उसको बैलेंस कर दें, तो ये कांटी पर स्टेशनरी रहेगा। जैसे ये एक रॉड है, ये जैसे एक रॉड है, अगर हम, ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास से ऊपर अगर कोई भी एक्सिस लो, यहाँ पर लो या यहाँ पर लो या यहाँ पर लो या यहाँ पर लो, यहाँ से लेकर के यहीं तक ले सकते हैं। तो कहीं पर भी एक्सिस अगर लेते हैं और उसके अबाउट इसको ऑसिलेट करवाते हैं तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर सपोज करो हम इसको एक्सिस लेते हैं और इसके अबाउट इसको डिस्प्लेस करते हैं, तो जब डिस्प्लेस करेंगे तो इसका सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा। इसका जो सेंटर ऑफ मास यहाँ था वो यहाँ चला आएगा। अब इस सेंटर ऑफ मास पर mg नीचे लगेगा और इसके अबाउट टॉर्क होगा, तो ये फिर से वापस आएगा। तो इसका मतलब इसके अबाउट जो ऑसिलेशन है वो SHM होगा। लेकिन अगर यही रॉड है, अगर यही रॉड रहे और तुमसे ये पूछें कि ये रॉड है, ये सेंटर है और ये एक्सिस है, तो ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट अभी ये इक्विलिब्रियम में तो है। क्यों इक्विलिब्रियम में है? क्योंकि सर देखिए इसका वेट mg नीचे लग रहा है जो कि एक्सिस से पास हो रहा है, और एक्सिस फोर्स लगाएगा, Fx इधर, Fy इधर, Fz इधर, तो इधर वाला Fx जो है वो जीरो हो जाएगा क्योंकि इधर ये मूव तो कर नहीं रहा है अभी। ऊपर के तरफ फोर्स जो Fy होगा वो mg के बराबर हो जाएगा और Fz कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये जो बॉडी है, ये रॉड, वो इस एक्सिस के अबाउट अभी इक्विलिब्रियम में है। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करिए, इधर या इधर, सपोज करो इधर डिस्प्लेस किए, अब ये रॉड ऐसे हो गया, इसका जो सेंटर है वो यहाँ चला आया, ये एक्सिस है, ये सेंटर है। अब इसका वेट mg तो यहाँ पर लगेगा नीचे। अब देखो इसके अबाउट टॉर्क कैसा होगा, mg यहाँ लग रहा है तो वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो आप जिधर, जैसे ये थीटा डिस्प्लेस किए हैं इधर, तो थीटा डिस्प्लेस किए तो फर्दर अपने आप डिस्प्लेस हो जाएगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए ना, इसके अबाउट अगर हिंज्ड है और इसको हम थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस करें तो ये फर्दर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम का नहीं है, और SHM होने के लिए केवल इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो जब इसमें हम लोग x का वैल्यू लाए थे, x का वैल्यू प्लस माइनस के लाए थे, तो आपको कहे थे कि x का वैल्यू माइनस के नहीं हो सकता है। माइनस के कहने का क्या मतलब, यहाँ से जैसे ये एक्सिस है, ये पॉइंट का डिस्टेंस k है, अब माइनस के का मतलब इससे इधर का पॉइंट, ये पॉइंट, तो इस पॉइंट के अबाउट तो इसका SHM होगा ही नहीं। सेंटर से x ऊपर है, सेंटर से ये x ऊपर लिए है ना, तो सेंटर से अगर k ऊपर ले, x का वैल्यू k ले, तो इसका मतलब ऊपर है, और माइनस k ले मतलब नीचे है। तो सेंटर से नीचे अगर एक्सिस ले लेंगे तब तो उसका मोशन SHM होगा ही नहीं। इसलिए हम लोग x का वैल्यू माइनस के नहीं लिए थे, क्योंकि वो फिजिकली रॉन्ग हो जाता। तो x का केवल एक ही वैल्यू क्या आया, और उस पर वैल्यू क्या आया? नेगेटिव आया। तो अब फिजिकल पेंडुलम पर क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन है 5.41, ये होमवर्क है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है 5.42, इसको आपको सॉल्व करना है, करके दिखाना है, तभी अगला लेक्चर हम रिकॉर्ड करेंगे।